हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस दिस वीक के इस कार्यक्रम में। आप जानते हैं कि विज्ञान खंड से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि विज्ञान खंड से संबंधित कुछ अद्यतन जो चर्चा में खबरें होती हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने रखी जाएं। तो चलिए देखते हैं सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरें बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में कौन सी हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, मीरा परिवर्तनशील तारों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों पर आपको विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। मीरा तारे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं और तारकीय विकास के अंतिम चरण में पाए जाते हैं, पहला कथन है। दूसरा है, इनका उपयोग ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने और हबल स्थिरांक को कैलिब्रेट करने में किया जाता है। अब इसके आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, जब मीरा तारों की बात आएगी तो यहां पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। यानी कि मीरा रेड जायंट स्टार इसको कहा जाता है। यानी कि मीरा तारे ठंडे भी होते हैं, ठंडे भी, इनका तापमान भी अगर देखेंगे सामान्य तारों की तुलना में तो टेम्परेचर भी इनका कम होता है। ये स्पंदित होते हैं। स्पंदित का मतलब क्या होता है? ये जैसे हार्ट, हमारा हृदय क्या होता है, हृदय भी हमारा जो पल्सेटिंग की जो कंडीशन है या स्पंदन की जो कंडीशन है, यानी कि सिकुड़ना और फैलना, ये घटना जैसे हृदय में होती है, हार्ट में होती है, उसी तरह से ये तारे भी सिकुड़ते और फैलते हैं। और इसी सिकुड़ने और फैलने की वजह से, इसी स्पंदन की वजह से इनकी जो ब्राइटनेस है उस पर भी असर पड़ता है। यानी कि एक समय इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, कम होगी, यानी पीरियड ऑफ चेंज इसको बोलते हैं। यानी इसके परिवर्तन का, चमक बदलने का एक चक्र चलता है। ये चक्र आपका 100 से लेकर 1000 दिन तक हो सकता है। अब ये इस तरह के जो तारे होते हैं इनको परिवर्तनशील तारा कहा जाता है। इस तरह का 17वीं शताब्दी में खोजा गया ऐसा पहला तारा था। तो याद रखिएगा, मीरा तारे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, तारकीय विकास के अंतिम चरण में पाए जाते हैं। यानी कि यह भी कहा जाता है कि ठंडा, इसका टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो सूर्य का टेम्परेचर जो है उसकी तुलना में लगभग आधा है। इसके सतह का तापमान लगभग 3000 केल्विन होता है, जबकि सूरज पर आप देखेंगे तो लगभग वो 6000 केल्विन के आसपास है। और इस तारे के लिए कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम चरण में ये है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ठंडा भी होता है, तारकीय विकास के अंतिम चरण में भी ये पाए जाते हैं और इनका उपयोग ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने और हबल स्थिरांक को कैलिब्रेट करने में भी किया जाता है। तो दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हैं। अब इसके मदद से कैसे तारों की चमक की मदद जो होती है, इन्हीं तारों की चमक के जो परिवर्तन है, जो इसका स्पंदन है, जिसकी वजह से तारों की चमक में जो चेंज आपको दिखाई दे रहा है, उसी चेंज की वजह से हम क्या पता करते हैं, जो दूर की आकाश गंगाएं हैं उनकी दूरी को जानने में भी मदद मिलती है। और ये मदद कैसे मिलती है, उस चीज को क्या कहा जाता है, तो देखिए व्याख्या में देखते हैं। तो ये एक स्पंदित रेड जायंट तारा है। इसकी चमक उसकी बाह्य परत के विस्तार और संकुचन के कारण प्रभावित होती है। 100 से 1000 दिनों तक ये हो सकती है। इसका जो पीरियड ऑफ चेंज है, 17वीं शताब्दी में पहचाने जाने वाला पहला परिवर्तनशील यानी वेरिएबल स्टार इसको कहते हैं, ऐसा तारा था जिसकी चमक स्थिर नहीं थी। तो आप इस तारे का जब भी जिक्र आएगा तो ये सारी खूबियां आप ध्यान में रखेंगे। अब साथ ही साथ ये बात जो मैंने टेम्परेचर वाली बताई, यहां पर कहा गया है ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब इसी चीज को एक्स्ट्रा गैलेक्टिक डिस्टेंस लैडर, यानी कि दूर की आकाश गंगाओं से दूरी मापने की जो क्रमिक विधि है उसको कैलिब्रेट करने में ये सहायता करते हैं, जिस बात को आपको बताया जा रहा था। यानी कि इसकी मदद से जो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक डिस्टेंस लैडर जो कहा जा रहा है, यानी कि आकाश गंगाओं की दूरी को जानने में मदद मिलती है। यानी कि ब्रह्मांड, साथ ही साथ एक और बात है कि हबल स्थिरांक और हबल टेंशन, ये दो चीजें हैं। हबल स्थिरांक यानी कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है, यह जानने के लिए हबल स्थिरांक की गणना की जाती है, निकाला जाता है हबल स्थिरांक। अब अलग अलग तरीकों से जब इसको निकाला जाता है तो उसके नतीजों में कुछ अलग अलग फर्क होता है और इसी को हबल टेंशन भी कहते हैं। अब मीरा जैसे जो तारे हैं ये इस टेंशन को, इस अंतर को कम करने में और सही एक्यूरेसी का पता लगाने में मदद करते हैं। तो यहां भी ये हबल जो कांस्टेंट है उसको निर्धारित करने और ब्रह्मांड विज्ञान में हबल टेंशन यानी प्रारंभिक बनाम उत्तर ब्रह्मांडी अवलोकन, यानी शुरू का अवलोकन बाद का अवलोकन, जो वेरिएशन है उसमें उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने में भी ये मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस यानी पीएएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस यानी पीएएम शॉर्ट फॉर्म में भी इसको कहते हैं, इसके संबंध में दो कथन हैं। पहला है, यह संक्रमण नेग्लेरिया फाउलेरी जैसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण होता है। हाल ही में काफी चर्चा में था ब्रेन ईटिंग अमीबा। दूसरा है, यह संक्रमण पीने के पानी या व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क से तेजी से फैलता है। तो देखिए, पहला कथन जो है, यह संक्रमण नेग्लेरिया फाउलेरी जैसे ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से होता है, ये तो सही है। दूसरा क्या है कि पीने के पानी या व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में तेजी से फैलता है, ये सही नहीं है, क्योंकि पीने के पानी से ये नहीं होता है। हालांकि पानी में तैरने की वजह से इस पे जरूर हम कह सकते हैं कि वो एक वजह होती है,
उससे हम इस संक्रमण में नेग्लेरिया फौलेरी के संपर्क में हम आते हैं और ये हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा आपका सही नहीं है, तो इस लिहाज से ए विकल्प आपका सही होगा। व्याख्या पक्ष को देखते हैं तो देखिए, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है कैसे हमारे संपर्क में आता है। एक तो नेग्लेरिया फौलेरी है और एकैंथ अमीबा प्रजातियों के कारण होता है। कुओं और तालाबों जैसे जो दूषित पानी होते हैं, गर्म पानी, नहीं गर्म मतलब ज्यादा जहां की कंडीशन बहुत ठंडी जगह पे नहीं पाया जाता है, मीठे पानी के स्रोतों में ये पाया जाता है। यानी कि टेम्परेचर जो उष्ण कटिबंध का टेम्परेचर है वहां दूषित पानी में ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो ब्रेन ईटिंग अमीबा इसको कहते हैं, नेग्लेरिया फौलेरी पाया जाता है। अब ये दूषित मीठे पानी में तैरने और नहाने के दौरान हमारे मुंह से, हमारे नाक से हमारे अंदर जाएगा और उसके बाद ये फिर क्या करेगा, हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और फिर ये धीरे धीरे हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है और उसके बाद मस्तिष्क के जो टिश्यूज होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनको ये नष्ट करने लगता है। तो इसलिए मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे ये उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो या पीने या व्यक्ति से व्यक्ति के माध्यम से ये नहीं फैलता है जैसा कि विकल्प में दिया गया था। शुरुआती लक्षण में इसमें सिर दर्द होगा, बुखार होगा, मतली, उल्टी, अकड़न, भ्रम, ये सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं और बाद में धीरे धीरे व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। विशेष तौर पर इसमें जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा होती है, लगभग 95% है। यानी अधिकांश रोगी अगर इससे ग्रसित हो गए तो 1 से 18 दिनों के भीतर, आप देखेंगे शुरुआत के 5 दिनों के भीतर ही 1 से 18 दिन में इसके लक्षण दिखाई देते हैं और शुरुआती 5 दिनों में आप देखेंगे कि अक्सर मृत्यु तक हो जाती है। वर्तमान में कोई प्रभावी उपचार भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये और खतरनाक है और इसके प्रबंधन के लिए एम्फोटेरिसिन बी एंड एजिथ्रोमाइसिन, ये कुछ दवाएं हैं जो कि दी जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पार्किंसंस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग सब्सटैंशिया नाइग्रा में डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स की हानि के कारण होता है। दूसरा, भारत में वर्ष 2050 तक पार्किंसंस रोग के मामलों में अनुमानतः लगभग 70% की वृद्धि होगी। तो देखिए, ये सब्सटैंशिया नाइग्रा में डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स की हानि के कारण होता है, ये तो सही है, लेकिन 2050 तक पार्किंसंस रोग के मामलों में अनुमानतः लगभग 70% की वृद्धि ही नहीं होगी, बल्कि 160+% की वृद्धि होने वाली है, लगभग 168% है। तो इस लिहाज से दूसरा आपका कथन गलत है, पहला आपका सही है, तो विकल्प केवल एक हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या इसकी देखने से पहले अगर हम बात करेंगे, जो पार्किंसंस रोग होता है वो किससे संबंधित है। बेसिकली ये क्या करता है, दिमाग की बीमारी है। धीरे धीरे दिमाग की जो नसें होती हैं, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, वो खराब होने लगती हैं पार्किंसंस रोग में। और ये नसें, जो डोपामाइन एक खास प्रकार का जो केमिकल होता है जो रिलीज होता है, वो शरीर की जो हमारी गतिशीलता है, जो मूवमेंट है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब जब डोपामाइन ही कम हो जाएगा, जब ये न्यूरॉन्स ही प्रभावित होंगे, तो डोपामाइन्स का श्रवण कम होगा, तो शरीर को जो उसकी मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगी, उस पर इंपैक्ट आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे पार्किंसंस रोग जो है वो एक न्यूरो डिजेनरेटिव विकार है, यानी कि इसमें जो डोपामाइन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और जो मोटर लक्षण क्या होता है, मोटर लक्षण का मतलब जो मूवमेंट से जुड़े हुए लक्षण होते हैं, यानी कि कंपकपी हो गया, कठोरता हो गया, आसन संबंधी अस्थिरता हो गया, और कुछ नॉन मोटर मतलब जो मूवमेंट से जुड़े नहीं है, जैसे कि आपके ज्ञान स्तर में गिरावट आने लगेगी, मानसिक विकार जो आपके होते हैं वो, ये सारी चीजें इसके लक्षण होते हैं। सब्सटैंशिया नाइग्रिया मध्य मस्तिष्क का जो क्षेत्र होता है उसमें डोपामाइन उत्पादन का काम होता है, और जब न्यूरॉन्स की क्षति होती है, यानी न्यूरॉन्स जब नष्ट होने लगते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, डोपामाइन के रिलीजिंग में कमी आने लगती है। तो उससे में जब कमी आएगी तो मूवमेंट प्रभावित होगा, और ऐसा माना जाता है कि ये आनुवांशिक उत्परिवर्तनों और कीटनाशकों तथा प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारकों के संयोजन का परिणाम है। इसका मतलब है कि आनुवांशिक रूप से भी ये आ सकता है, और साथ ही साथ जो कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं, जो प्रदूषण में जो तमाम पर्यावरणीय ऐसे हम कह सकते हैं प्रदूषक हैं, उनका जब संयोजन होता है तो ऐसा माना जाता है कि ये और ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, यानी इनकी वजह से ये हो सकता है। वर्ष 2019 में 8.5 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए और भारत में लगभग इसका 10% जो है आंकड़ा दिखाई देता है, यानी 0.58 मिलियन है भारत में। ये कब की बात है, तो वर्ष 2019 की बात है, और अनुमान ये है कि वर्ष 2050 तक इसके मामले में 168% की वृद्धि होगी, यानी 2.8 मिलियन तक लोग इससे पीड़ित होंगे, जबकि वैश्विक मामले में 25.2 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। तो इस लिहाज से जो दूसरा विकल्प आपका दिया गया था, जिसमें बात की गई थी कि केवल 70% की, तो ये वाला आपका गलत हो गया। इस लिहाज से व्याख्या को देखने से आपका यहाँ पर ये चीज स्पष्ट हो रही है। अब इसका इलाज भी उपलब्ध नहीं है पार्किंसंस का, तो इसके प्रबंधन में कुछ दवाइयां हैं, जैसे लोवोडोपा है, कार्बिडोपा है,
सर्जरी, कुछ लक्षण कम करने के लिए इसमें ये सारी चीजें थोड़ी सी कारगर हो सकती हैं। अगला है सेरेबो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेरेबो आईसीएमआर द्वारा विकसित एक हैंड हेल्ड टूल है जो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। दूसरा है यह सीटी या एमआरआई स्कैन का पूर्णतः स्थानापन्न है और गहन ऊतक मूल्यांकन के लिए भी इन्हीं की तरह कार्य करता है। अब देखिए, सेरेबो की जब बात होती है तो सेरेबो क्या है? यहां पर पहला कथन कह रहा है कि सेरेबो आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा विकसित एक हैंड हेल्ड टूल है। हैंड हेल्ड टूल का मतलब कि जिसको हाथ से ही संचालित किया जा सकता है, हाथ में पकड़ के ही इस टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये क्या है? एक डायग्नोस्टिक टूल है। डायग्नोस्टिक का मतलब जिससे डायग्नोस करते हैं, चीजों का निदान करते हैं, पहचान करते हैं, जानते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, आईसीएमआर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। हैंड हेल्ड टूल भी है, डायग्नोस्टिक टूल भी है, और इससे नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग का इसमें उपयोग किया गया है। ये भी दोनों सही है। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको चोट लग गई, कहीं कहीं ग्रामीण इलाके में आप हैं, तो ग्रामीण इलाकों में आपका हो सकता है कि हॉस्पिटल में ना तो सीटी स्कैन की मशीन है, ना तो वहां पर एमआरआई की मशीन है। अब ऐसी दशा में ये जो होता है सेरेबो, ये बहुत कारगर हो सकता है, क्योंकि मस्तिष्क में जहां पर इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो, तो इंटरनल ब्लीडिंग की कंडीशन में इसको हाथ से ही संचालित किया जा सकता है, पकड़ के इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें सिस्टम क्या लगा होता है? तो इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो इसकी मदद से क्या करता है ये, इंटरनल अगर कोई ब्लीडिंग हुई है, कोई अंदर कोई स्वेलिंग हुई है, तो उसको प्रारंभिक तौर पर मशीन लर्निंग की, चूंकि इसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल है, तो ये प्रारंभिक तौर पर उसको बता सकता है। बहुत ज्यादा सटीकता नहीं होती है, या सीटी स्कैन या एमआरआई का विकल्प हम कह सकते हैं कि उसका स्थानापन्न तो नहीं है, मतलब जो काम एमआरआई करेगी, जो काम सीटी स्कैन करेगा, हूबहू वो काम तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ काफी हद तक जैसे एक्सरे है आपका, उसी तरह से आप इसको भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक तौर पर एक इंटरनल ब्लीडिंग और स्वेलिंग की जांच के लिए ये एक अच्छा टूल है, जिसको कि ग्रामीण क्षेत्रों में इससे लाभ हो सकता है। तो पूर्णतः स्थानापन्न कहना ठीक नहीं है। तो पहला कथन आपका सही हो गया, विकल्प एक। दूसरा आपका गलत हो गया। तो देखिए, सेरेबो एक इंडिजेनस पोर्टेबल हैंड हेल्ड डायग्नोस्टिक टूल है, आईसीएमआर ने डेवलप किया है। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन लर्निंग का उपयोग हुआ है। इसमें ब्रेन इंजरी से संबंधित कोई भी चीज होती है तो उसको, इंटरनल ब्लीडिंग होती है या एडिमा मतलब सूजन होता है, तो उसका यह पता लगा लेता है। इसका उपयोग कहां पर? तो ग्रामीण और आपात स्थितियों में तेज और प्रारंभिक निदान, यानी प्रारंभिक तौर पर डायग्नोस करने के लिए पता लगाया जा सकता है। हालांकि सीटी स्कैन और एमआरआई का स्थानापन्न नहीं है। ये अगर गहन ऊतक मूल्यांकन के लिए कहा जाए तो अभी भी, यानी कि गंभीर रूप से आपके टिश्यू कहां डैमेज हुए हैं, क्या हुआ है, तो वो जानकारी अभी भी सीटी स्कैन एमआरआई ही दे पाएगी। इसलिए केवल पहला कथन आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार यानी एएसडी का सबसे सटीक वर्णन करता है? विकल्प ए, एक अधिगम अक्षमता जो मुख्य रूप से व्यक्ति की पढ़ने और लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। बी है, एक तंत्रिका विकासात्मक विकार जिसमें सामाजिक संचार और अंतःक्रिया में चुनौतियां होती हैं तथा साथ ही व्यवहार के प्रतिबंधित और दोहरावदार पैटर्न भी होते हैं। सी है, एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति जो किशोरावस्था में सामाजिक तनाव के कारण विकसित होती है। और डी है, बच्चों में एक अस्थायी व्यवहार संबंधी समस्या जिसे उचित अनुशासन से दूर किया जा सकता है। तो देखिए, जब बात आती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार यानी एएसडी की जब भी बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, जो एएसडी होती है, जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल यानी दिमाग के विकास से संबंधित, एक नर्वस सिस्टम के विकास से संबंधित एक स्थिति है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो व्यक्ति होगा, जो बच्चा होगा या व्यक्ति होगा, वो सोशल रिलेशंस यानी सामाजिक संबंध बनाने में, बातचीत करने में उसको दिक्कत होगी, सामान्य तरीके से कोई भी चीज सीखने में उसको समस्या होगी, और व्यवहार करने में भी दिक्कत होगी। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में सीवियर भी हो सकता है, किसी को गंभीर श्रेणी में भी हो सकता है, माइल्ड भी लक्षण हो सकते हैं। बार बार व्यक्ति एक ही काम करता है, और दुनिया में अगर देखेंगे, आंकड़े की अगर बात करेंगे, तो लगभग हर 100 में से एक बच्चा आप देखेंगे एएसडी से यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो ये डिजीज है इससे प्रभावित है। तो इसका मतलब ये है, यहां पर विकल्प अगर आप देखेंगे तो बी होगा, एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है जिसमें कि सामाजिक संचार प्रभावित होता है, अंतःक्रिया में चुनौतियां होती हैं, साथ ही व्यवहार के प्रतिबंधित और दोहरावदार पैटर्न भी होते हैं। यानी किसी को अगर इस रोग में कोई पीड़ित होगा तो वो एक ही काम करना बार बार पसंद करेगा। उसको पंखा घूमना देखना अच्छा लगता है तो बार बार घूमता हुआ पंखा ही देखेगा। अगर उसको सारे बाकी खेल पसंद नहीं है
कुछ ही चीजें पसंद है तो बार बार वो उसी को करना पसंद करेगा। तो इस तरह से ये आप यहां पर ध्यान देंगे, बी विकल्प आपका सही है। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, बी विकल्प सही है। क्या होता है? तो एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है जिसमें कि सामाजिक संपर्क, संचार, सीखने, व्यवहार को प्रभावित करती है और सामाजिक संचार में कठिनाइयां और बार बार दोहराव वाले व्यवहार की उपस्थिति को चिन्हित करती है। तो ये एएसडी को याद रखिएगा। अब इसमें स्पेक्ट्रम एक शब्द है, स्पेक्ट्रम का अर्थ ये भी है कि वो इसके जो लक्षण होते हैं, इसकी व्यापकता जो होती है वो तीव्र भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है। यही इसमें बताया गया है। इसमें शामिल असामान्य व्यवहार, सीमित रुचियां, असामान्य संवेदी प्रक्रियाएं इसके लक्षण है। ऐसा अनुमान है कि विश्व में 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो गया। अब अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है, तो चलिए इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने है, 28 जनवरी, 28 फरवरी, 5 मार्च या 15 अप्रैल। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।